ऑलराइट गाइस, स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, गर्मा गर्म चैप्टर, जबरदस्त चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3। अब सी, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस चैप्टर सर? ये चैप्टर बहुत जबरदस्त है, मतलब बहुत जबरदस्त है। क्यों पता है? क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, तुम्हारे सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चे लोग जो पूरा सीडीआर, छोटा सा 350 पेज का तो बुक है, पूरा सीडीआर को इतना आसान मान करके एक बार के लिए कर लेंगे, हो जाएगा, टेकन फॉर ग्रांटेड करके जो चलते हैं ना, ये चैप्टर, व्हेन यू ओपन दिस चैप्टर, सबके होश उड़ जाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि इस चैप्टर के अंदर वैरायटी उतना ज्यादा है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर सीखने के लिए मैटर उतना ज्यादा है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर इंस्टीट्यूट के पास पूछने के लिए मैटर उतना ज्यादा है। एंड दैट इज वेयर दे विन एंड स्टूडेंट्स लूज। स्टूडेंट्स लूज, सो वी लूज। क्योंकि अल्टीमेटली क्या करते हैं, अब गिन के 7 चैप्टर्स आर देयर एंड उसमें से भी यू प्लान टू लीव 1 चैप्टर इन ऑप्शन एंड फिर तुम ये चैप्टर को ऑप्शन में छोड़ के जाते हो। समझ रहे? वैसे भी चैप्टर 4 जो इसके बाद तुम पढ़ोगे, चैप्टर 4 के अंदर दुनिया भर का पेनल्टीज आता है, ठीक है? और वो दुनिया भर का पेनल्टीज जो चैप्टर 4 में आता है, पेनल्टीज तो तुम वैसे ही बाहर नहीं करते, तो चैप्टर 4 तो आधा तुम वैसे ही ऑप्शन में छोड़ के जाते हो, प्लस चैप्टर 3 का भी तुम पार्ट्स में ऑप्शन में छोड़ के चले जाते हो। एंड देन यू एक्सपेक्ट के सर एग्जामिशन प्लान करके गए थे बट आया नहीं, अब एक कहां से आएगा? ऐसे एग्जामिशन अगर आता तो हमको और क्या मांगता, है कि नहीं? सो समझो पहले ये चैप्टर कैसा है। ये चैप्टर पर्सनली वन ऑफ द फेवरेट्स में आता है मेरे, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो टीचर्स को पढ़ाने में जितना मजा आता है, बच्चे लोग जो पढ़ना चाहते हैं उतना मजा बच्चे लोग को भी आता है। मतलब इतना जबरदस्त चैप्टर है ये, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सेकेंड थिंग, ये चैप्टर पढ़ाने में मेरे को मजा इसीलिए आता है क्योंकि बाकी मैं जितने स्टूडेंट्स देखता हूं जो अपने स्टूडेंट्स नहीं है, उनको, उनके साथ अगर कोई कॉन्वर्सेशन होता है तो उनका एक ही रिस्पॉन्स होता है, सर ऑप्शन में छोड़ दिया। जहां वो छोड़ते हैं उधर मेरे बच्चे पकड़ते हैं, ठीक है? आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स, जो सब करते हैं वो तो करना ही है, लेकिन जो कोई नहीं करता वो तो सबसे पहले करने है। समझ, वो तो सबसे पहले करना है। मतलब ये चैप्टर के लिए अगर 4 से 8 मार्क का भी अगर सवाल तुमको पूछा, 8 मार्क तो कम हो गया, 8-10 मार्क तक का अगर सवाल तुमको पूछ लिया, इन दैट केस सामने वाला जो छोड़ के जाएगा, तुम अटेम्प्ट करके जाओगे, पेपर चेक करने वाला जो चेक कर रहा है, चैप्टर नंबर 3 का जो क्वेश्चन है, पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 3, अच्छा इसने भी नहीं लिखा है, इसने भी नहीं लिखा है, इसने भी नहीं लिखा है, इसने भी नहीं लिखा, कॉमन है, इसने भी लिखा है, इसने भी लिखा, कॉमन है, इसने भी नहीं लिखा, इसने भी नहीं लिखा, कॉमन, इसने भी नहीं लिखा, इसने भी नहीं लिखा, अबे इसने लिखा है, मतलब ये स्टूडेंट जबरदस्त तैयारी करके आया लगता है। दिस इज द इंप्रेशन यू क्रिएट इन द माइंड ऑफ द पेपर चेकर। समझ रहा है? मतलब पहला बॉल पे विकेट तुमने निकाल लिया, बैटिंग कर रहे हो, पहले बॉल पे छक्का तुमने मार दिया, ठीक है? मतलब आगाज तो हो चुका है, अब अंजाम ठीक से होना चाहिए। Getting the point? So that is where do not take this chapter lightly. Alright? एक बार चैप्टर पे आते हैं, है क्या इस चैप्टर के अंदर? सी, जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस पर्टिकुलर चैप्टर हैज बीन बाइफरकेटेड इन डिफरेंट चैप्टर्स, ठीक है? तो ये अलग अलग चैप्टर्स है जिसके अंदर इस चैप्टर को तोड़ा हुआ है, ठीक है? सबसे पहले आता है तुम्हारा इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, जो कि तुम्हारा कंपनीज एक्ट का सेक्शन 206 से लेके 229 तक का मैटर होता, ठीक है? अब इतना तो सर कैसे, मतलब तुमको मैं बताऊं, सीए फाइनल के अंदर इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन नाम का एक चैप्टर है अलग से, जो कि सेक्शन 206 to 229 कवर करता है। तुम अपना सोचो, तुम्हारे एक चैप्टर के अंदर एक पार्ट है इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। समझ रहे हो? मतलब ये चैप्टर कितना भयंकर इंपॉर्टेंट होगा ये इमेजिन करो। एंड देन इमेजिन ऐसा चैप्टर अगर तुम ऑप्शन में छोड़ के जाओगे तो क्या होगा, समझे? तो ये इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन का मैंने एक अलग से शीट आपको दिया हुआ है, बरोबर? तो एक अलग से शीट आपके पास अवेलेबल है ही, और वो शीट इनकेस अवेलेबल ना भी हो तो मॉड्यूल तो है ही, मॉड्यूल खोलो, सेक्शन तो सब जगह सेम ही होता
है कि नहीं। इन केस द शीट इज नॉट हैंडी विथ यू, कोई बात नहीं, पीडीएफ ऑफ द मॉड्यूल खोल लो, मॉड्यूल में से ही शीट बनता है कि नहीं। सेक्शंस तो सब जगह सेम ही मिलने वाले, सो दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम। फिर आता है सेबी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। दैट इज लाइक द मोस्टेस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, वो पूरा बेस क्रिएट करेगा तुम्हारा रेगुलेटरी एक्शंस के अंदर, ठीक है। वो बेस क्रिएट करेगा और उसके बाद तुम सेबी पढ़ोगे। अब सेबी के अंदर क्या आएगा सर, तो सेबी के अंदर होगा कुछ ऐसा कि ध्यान से सुनना, सेबी के अंदर क्या होगा, सेबी के अंदर होगा कुछ ऐसा कि तुम पूरा द सेबी एक्ट नहीं पढ़ने वाले ना, तुमको सेबी के अंदर का जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर होता है ना, वो पढ़ना है। सीज एंड डेसिस्ट द प्रोसीडिंग्स करके कॉन्सेप्ट आता है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर से रिलेटेड ही होता है, वो पढ़ना है, ठीक है। सेबी के कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पेनल्टीज है, वो 4 नंबर वाले चैप्टर में तुम पढ़ोगे, वो अपन पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे, बाय हार्ट कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो सेबी, अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम सेबी एक्ट, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, मतलब ये इतने सारे एक्ट पढ़ रहे हो, तो भाई जाग जाओ, तुम ये सारे एक्ट्स का ये नाखून जितना पार्ट भी नहीं पढ़ रहे, ठीक है। यू आर ओनली रीडिंग द पार्ट विच इज रेलेवेंट टू योर पर्टिकुलर टॉपिक और दिस पर्टिकुलर चैप्टर ओवर हियर, बाकी तुम उसके अंदर कुछ भी ऐसा खास नहीं पढ़ रहे। ऑलराइट, इतना समझ में आया पक्का? ओके, सो सेबी आएगा, फेमा का एक छोटा सा पार्ट आएगा, ठीक है, जिसमें मैं 2 कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करूंगा आपके साथ, डोई एंड ओई, डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, जिसको तुम ईडी भी बोलते हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, एंड उई यानी ऑफिसर ऑफ एनफोर्समेंट, करेंगे तब बताऊंगा। एफसीआरए वाला पार्ट आएगा, एफसीआरए वाला पार्ट अब सेबी के लिए, फेमा के लिए चलो बाद में धीरे धीरे आएगा तब बताते जाऊँ। एफसीआरए वाला पार्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशंस एक्ट वाला पार्ट है ये, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट पार्ट है। फेमा का एकदम उल्टा इज एफसीआरए, फेमा बोलता है आण दे, एफसीआरए बोलता है मत आण दे, समझ रहे। सो ये एकदम उल्टा वाला पार्ट आएगा। कुछ नया सीखने मिलेगा जब तुम आरबीआई एक्ट का एक पार्ट पढ़ोगे, आरबीआई का एक टुकड़ा पढ़ोगे। सीसीआई वाला पार्ट आएगा जो तुम्हारा नॉर्मली तो डीडी वाले सब्जेक्ट में कवर होता है, बट फिर भी यहाँ पे अपन एक बार उसको कवर कर लेंगे, देख लेंगे क्या कहना चाहता है, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसा है, क्या बताना चाहता है, वो देख लेंगे। सीबीआई वाला एक पार्ट आएगा, यस सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं रे पप्पू, सेंट्रल बैंक ऑफ, सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत, याद है, केस चालू है, किधर गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, है ना। सीबीआई वाला एक पार्ट है, अरे जबरदस्त पार्ट है ये, बहुत खतरनाक पार्ट है। और सीबीआई के साथ ना एक ईओडब्ल्यू वाला पार्ट भी ऐड होता है, ईओडब्ल्यू इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, ठीक है। ये ईओडब्ल्यू वाला पार्ट भी ऐड होता है, जो एकदम जबरदस्त, एकदम फैंटास्टिक, मतलब सुपर है, सुपर, मजा आएगा। फिर ये 2 पार्ट आता है तुम्हारे इनकम टैक्स और जीएसटी, मतलब इसमें सर डीटी और आईडीटी भी पढ़ना नहीं, तुमको पढ़ना क्या है पता है क्या, डीटी और आईडीटी यानी कि इनकम टैक्स के अंदर सर्च एंड सीजर इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसीजर है, और जीएसटी एक्ट के अंदर सर्च एंड सीजर इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड क्या प्रोसीजर है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ना, ये ऑलरेडी तुम्हारा डीटी और आईडीटी वाले सब्जेक्ट्स में कवर होता है, ठीक है, बिकॉज ये ऑलरेडी उधर कवर होता है, एंड एनी विच वेज तुम वहां पर पढ़ते ही हो इन वेरी मच डिटेल। इधर एक पेज वाला पार्ट ही है, ओनली समरी, ठीक है। तो ये एनीवेज उधर कवर होता है, तो मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को यहाँ पे कवर नहीं करने वाला, बट यस हाँ, अगर तुम ये बोलोगे कि सर लेकिन हमको डाउट आ गया कुछ रीड करते टाइम, क्योंकि मैं क्यों ये बता रहा हूं, सुन लो, समझ लो पहले। ये 2 पार्ट पढ़ते टाइम तुमको पहले कोई डाउट आएगा भी नहीं, क्योंकि ये जो 2 पार्ट्स है ना, वो एक तो ऑलरेडी डीटीआईडीटी में कवर हुआ ही है, ऑलरेडी हुआ है, डिटेल में कवर हुआ है। दूसरा, इट इज वेरी मच सिमिलर, अरे है क्या, एडजुडिकेशन प्रोसीजर, इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर वही सब है ना, सर्च सीजर वाला प्रोसीजर वही सब है। तो वो सेम प्रोसीजर हमने सेबी में, फेमा में, एफसीआरए में, सारे ऊपर जो एक्ट तुम पढ़ रहे हो ना, हर एक एक्ट में अपन ने वही प्रोसीजर पढ़ा हुआ है। गेटिंग द पॉइंट? सो इट इज गोइंग टू बी मोर और लेस द सेम, खाली अथॉरिटी का नाम चेंज हो जाएगा।
जैसे सेबी में अगर सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल आता है तो इनकम टैक्स वाले में आईटैट इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल आ जाएगा, समझे। तो अथॉरिटी का नाम चेंज होगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। सो यस, पढ़ोगे तुम इनकम टैक्स और जीएसटी में ये दोनों पार्ट, तो वो वहां पे पढ़ लेना है आपको। हाँ, अगर कोई डाउट आता है तो भाई तुमको पता है, डाउट आता है तो मैं जिंदा है, बैच खत्म होता है, मैं और तुम, हमारा रिश्ता खत्म नहीं होता है जब तक तेरे नाम के आगे कम से कम सीएस नहीं लग जाता। बाकी तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो 5-5 6-6 साल पहले मेरे साथ पढ़ करके क्वालिफाई होकर के सीएस बन चुके हैं, तब स्टूडेंट थे, अब तो मेरे पंटर लोग हैं, खास दोस्त बन चुके हैं, ठीक है। तो बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुम अगर सीएस बन जाओ तब तक भी रिश्ता रखोगे तो हम वो भी निभाएंगे, और तुम उसके बाद भी रखोगे तो हम तो वो भी निभाएंगे। एनीवे, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले पार्ट है। एक छोटा सा पार्ट है, ये 9 के बाद मैं यहाँ पे 10वां ऐड कर देता हूं, ठीक है। फैक्ट्री एक्ट एक छोटा सा पार्ट है, मतलब एक पेज का ही है, कुछ है नहीं इसके अंदर, एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ काम का भी नहीं है, और इसमें से अभी तक तो कुछ पूछा भी नहीं है और आता भी नहीं है एग्जाम में। सो दिस पार्ट आई विल कीप इट अगेन फॉर यू ओनली टू रीड, क्योंकि इट इज सेम लाइक द अदर्स। मैं ऑलरेडी इन डेप्थ बाकी सारे पार्ट्स में तो वैसे ही पढ़ाने वाला हूं, तो ऑलरेडी सब डिटेल में अगर पढ़ रहे हो तो ये वाला पार्ट आप रीड करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। एंड जरा भी चिंता नहीं करना कि सर ये इतना आप हमारे भरोसे छोड़ोगे तो हम, अरे भाई कुछ तो पढ़ोगे ना, खुद से कुछ तो मेहनत करोगे ना। जब करने बैठोगे तब समझ में आएगा कि सर एक्चुअली तो सब कुछ आपने करवा ही दिया है, हम लोग क्या कर रहे हैं। मैं वही तो बता रहा हूं, एक्चुअली तो सब कुछ ही मैंने करवा दिया है, तुम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो इसमें। ये पूरा का पूरा पार्ट, टोटल पार्ट मैं तुमको ऑलरेडी ऊपर वाले पार्ट्स में समझा चुका हूं। तुमको खाली अथॉरिटीज के नाम जो चेंज हुए वो नए नए नाम खाली देख करके समझ करके याद करने रहेंगे। पक्का क्लियर है इतना? श्योर है? ठीक है, चल तो फिर तो ये एक समरी है तुम्हारा चैप्टर नंबर 3, लिख दो इधर, चैप्टर नंबर 3 रेगुलेटरी एक्शन के बारे में। कोई शक? श्योर है? चल एक थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। रेगुलेटरी एक्शंस, रेगुलेटरी क्या होता है? रेगुलेटरी मतलब वो चीज जो रेगुलेट करता है, जैसे सेबी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, आरबीआई बैंकिंग मार्केट को रेगुलेट करता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को रेगुलेट करता है, एफसीआरए को रेगुलेट करता है, सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कंपटीशन एक्ट को रेगुलेट करता है। मतलब रेगुलेटरी एक्शन वाला चैप्टर अपन क्यों पढ़ रहे हैं? इस चैप्टर में अपने को पढ़ना है क्या? इस चैप्टर में अपने को पढ़ना है वो जिसके लिए एक कंपनी सेक्रेटरी जाना जाता है, जिसके लिए एक कंपनी सेक्रेटरी पूरे विश्व में हर कंपनी में जरूरत में आता है, कंपलसरी सबको गरज पड़ता है। व्हाट इज दैट? कंप्लायंसेस। व्हाई इज द कंपनी सेक्रेटरी नीडेड इन एनी पर्टिकुलर कंपनी? Compliances. Even the top management of the company may not be able to understand, and even if they understand, they may not be able to comply with all the applicable compliances, and that is why एक CS ही है जो ये काम कर सकता है, क्योंकि compliances में CS से बेहतर शायद ही कोई होगा, है कि नहीं? अपन ये तो नहीं बोलते CS से बेहतर तो कोई है ही नहीं, ऐसा कोई क्लेम नहीं करते, बट हाँ शायद ही कोई होगा, बिकॉज कंप्लायंसेस की जैसे बात आती है तो सीएस इज अ मास्टर ऑफ कंप्लायंसेस, है कि नहीं? दैट इज व्हाई दिस चैप्टर बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, चल रेगुलेटरी एक्शन क्या करता है? इट एंश्योर्स प्रॉपर कंप्लायंस ऑफ द लॉ, बरोबर है। फिर अ चेक ऑन द परफॉर्मेंस एंड कंप्लायंस ऑफ द वेरियस एप्लीकेबल लॉज are generally exercised by the scrutiny of any document filed by the company to the ROC or any other regulatory authority. क्या बोला इसने? इंग्लिश में बोला, ध्यान से सुन। A check on the performance and compliance, ये क्या होता है? चेक ऑन द परफॉर्मेंस एंड कंप्लायंस मतलब के कोई भी पर्टिकुलर कंपनी अपना जो भी काम है, कर्तव्य है, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स है, आरओसी के फाइलिंग्स है, एमसीए का रिपोर्टिंग्स है, टाइम टू टाइम ऑडिट है, करता है कि नहीं करता है?
अरे बोलना करता है कि नहीं करता है, हाँ वो चेक करने के लिए तो सर CS चाहिए ना हमको, है कि नहीं। मैं तो बोलूँ करता है कि नहीं करता, बोल करता है कि नहीं, बोलता है करना होता है, हमको तो किसी ने बताया ही नहीं, हम कैसे करेगा। अरे तो उसके लिए तो CS चाहिए, समझ रहा है। एंड दैट इज वेयर दिस चैप्टर कम्स इनटू प्ले। ये चैप्टर CS को बताता है कि तुमको कब कब क्या क्या कैसे कैसे करना चाहिए, क्या कब क्या क्या कैसे कैसे करना पड़ता है। समझ में आया पक्का। चलो, सो अ चेक ऑन द परफॉर्मेंस एंड द कंप्लायंस ऑफ वेरियस एप्लीकेबल लॉज, दुनिया भर के लॉ कंपनी पे लगे रहते हैं, आर जनरली एक्सरसाइज बाय द स्क्रूटिनी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट विच इज फाइल्ड बाय द कंपनी टू द ROC को फाइल या फिर किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को फाइल। The object of inspection is not only to keep a watch on the performance of the companies but also to evaluate the level of efficiency in the conduct of business. See, compliance किया ये बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कंप्लायंस किया तो क्या, वो तो झक मार के करना ही है, ठीक है। लेकिन कैसे किया, कब किया, टाइमली किया या पेनल्टी भर के किया, कॉन्स्टेंटली हर बार ऐसा करते हो या फिर हर बार गलती होता है, एक बार इज्जत से कर दिया यार, हर बार बराबर होता है, एक ही बार गलती हुआ। इट इज एज गुड एज आई टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। दो चीज होता है, हमेशा याद रखियो। जब भी तुम एज अ कंपनी सेक्रेटरी कहीं पर भी कुछ भी चेक करने जाओगे तो चेक क्या करोगे, दो चीज तो चेक करोगे सबसे इंपॉर्टेंट। क्या सर, एक एफिशिएंसी, दूसरा इफेक्टिवनेस। एक एफिशिएंसी चेक करोगे, दूसरा इफेक्टिवनेस चेक करोगे। इसका मतलब क्या होता है सर, एफिशिएंसी का मतलब होता है, और पहले इफेक्टिवनेस समझ लो। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है वेदर यू आर गेटिंग द डिजायर्ड आउटपुट और नॉट। मैं जो भी काम कर रहा हूं वो इफेक्टिव है या नहीं। तुम एक बार पढ़ोगे लेकिन पास नहीं हो पाए, उसी चीज को दोबारा पढ़ोगे तो पास नहीं होने वाले। पहली बार पढ़ करके पास नहीं हुए, इसका मतलब कहीं पर तो कोई तो गलती था, या तो तुम में, या तुम्हारे प्लानिंग में, या तो तुम्हारे सिंसियरिटी में, या तो तुम्हारे नोट्स में, है कि नहीं। और दोबारा अगर तुम वही चीज पढ़ोगे, वही नोट्स पढ़ोगे, तुमको क्या लगता है तुम पास हो जाओगे? अरे नहीं पास होगे तुम, अरे नहीं पास होगे तुम, कोई चांस ही नहीं है तुम पास होगे। क्यों? क्योंकि अपने जो नोट्स है उसकी खासियत ही है हर 6 महीने में बदल जाते हैं, अमेंडमेंट्स आते रहते हैं। तो अगर तुमको लगता है कि तुम बिना अपने आप को अमेंडमेंट से वाकिफ करवाए डायरेक्टली वही पुराने वाले नोट्स पढ़ करके पास हो जाओगे, तो बाबा तुम बहुत बड़े वहम में जी रहा है, समझ रहा है। तो सबसे पहले तो जरूरी है वेदर यू आर गेटिंग द डिजायर्ड आउटपुट और नॉट। एंड दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वेदर यू आर गेटिंग दैट डिजायर्ड आउटपुट विद इन द गिवन रिस्पॉन्स टाइम और नॉट। I repeat, whether you are getting that desired output within the given response time or not। मतलब क्या, पास तो तुम हो गए लेकिन 35वें अटेम्प्ट पे पास हुए तो ठीक है, आई एम नॉट सेइंग इट इज बैड, बट क्या वो मजा आएगा तुमको जो तुमको पहली या दूसरी बार में पास होने में आता? अ कंपनी सेक्रेटरी इज अ कंपनी सेक्रेटरी, फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ हो, 10वें अटेम्प्ट में हुआ हो या 50वें अटेम्प्ट में हुआ हो, दैट डज नॉट मैटर। मार्केट में कोई ये नहीं पूछने वाला आगे जाके तुमको, आफ्टर यू आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। व्हाट मैटर्स इज यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी। बट तुम खुद सोचो तुमको मजा किस में आएगा, पहली बार वाला पास होने में या 35वीं बार वाला पास होने में? गेटिंग द पॉइंट। और सी, राइट थिंग एट द राइट टाइम हैज इट्स राइट इंपॉर्टेंस, करेक्ट। सो अगर टाइम पे तुम्हारा काम होता है तो वो काम का मतलब भी बनता है, वो काम का कोई सेंस भी बनता है। लेकिन अगर हर बार डिले होते जाता है, हर बार काम में कोई ना कोई गड़बड़ होते जाता है, तो फिर क्या उस काम का कोई नामो निशान रहता है? क्या वो काम किसी और के काम आता है? क्या वो काम मतलब मजा आया, प्रोडक्टिविटी रहा, ऐसा क्लेम हो पाता है? कुछ भी नहीं। And that is why what they say, right thing at the right time has its right importance, and that is why every company demands that we must have a company secretary to ensure that right compliances are done at the right time. समझ में आया? So that is what this paragraph introduction is trying to say. फिर बोला था कंपनीज एक्ट का जो 2013 है
वो एम्पावर करता है आरओसी को, आरओसी को पावर देता है टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, टू कंडक्ट इंक्वायरी, टू एंटर एंड सर्च द प्लेस और प्लेसेस वेयर द बुक्स आर केप्ट। मतलब जब तुम ये इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट पढ़ोगे ना, तब तुमको समझ में आएगा कंपनीज एक्ट ने खुल्लम खुल्ला आरओसी को ये पावर दे दिया है कि देख तू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, तो कंपनीज में क्या होता है क्या नहीं होता है, कुछ गड़बड़ पता चला है, कोई न्यूज मिला है, तुरंत जा करके एक्शन लेना तुम्हारा जवाबदारी बनता है, समझा। तो एज एन आरओसी इट इज योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट द कंपनीज फंक्शन प्रॉपरली एंड स्मूथली एंड लीगली। सो कंपनी में कुछ गड़बड़ होता है या हुआ है, ऐसा कुछ भी लगे, फटाक से जाने का और एक्शन लेने का, समझा। सो दैट इज गोइंग टू बी योर बेसिक वर्क ओवर देयर। फिर बोला फर्दर सीजी ने also empowered to order an investigation in the affairs of the company, investigation in the affairs of the company। तो इन्होंने क्या बोला, बोला सबसे पहले तो आरओसी जो है वो जाके इंस्पेक्शन कर सकता है, और इतना ही नहीं, सीजी जो है वो आगे बढ़ के इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकता है। सर ये इंस्पेक्शन क्या होता है अने इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, ये समझने के लिए इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, जो मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड पार्ट में आपको मिलेगा, ठीक है। ऑलराइट, ओके। फिर SFIO, साफियो यानी क्या, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। सीजी ने क्या किया, सीजी ने एक अलग से नया बॉडी बनाया जिसको नाम दिया SFIO यानी कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। सीजी ने इसको बनाया, कॉन्स्टिट्यूट किया एंड ऑल्सो हैज बीन गिवन द पावर्स टू अरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। साफियों के पास बहुत भारी भारी भयंकर वाले पावर्स भी सीजी ने दे करके रखे हुए। सेक्शन 211-12 जब पढ़ोगे तब तुमको साफियों के पावर्स के बारे में पता। सर अब 211-12 हम लोग कहाँ पढ़ने बैठे, आप बता दो ना। अरे बताया है भाई, इंस्पेक्शन इंक्वायरी वाले चैप्टर में ये सब कुछ बताया हुआ है। तनिक धीरज रखो, तनिक धीरज रखो और उस चैप्टर को जाकर के पढ़ो, ठीक है। जैसे मैंने बोला सेकंड या थर्ड पार्ट में वो चैप्टर आपके वीडियोस में कवर किया गया है। ऑलराइट एवरीबॉडी, कोई शक किसी को? परफेक्ट, चलो बढ़िया। फिर बोला है एग्जाम्पल्स ऑफ द रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। गिव मी सम एग्जाम्पल्स रेगुलेटरी कंप्लायंसेस का। तो बोले सबसे पहला एक तो है रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस में सबसे पहले क्या बोलता है, तुम कोई भी लॉ के अंडर कोई भी काम करते हो तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। विदाउट रजिस्ट्रेशन यानी विदाउट लाइसेंस यानी विदाउट ऑथराइजेशन तुम कोई भी काम अगर करते हो, ये चमाट पड़ेगा तुमको, है ना। लॉ चमाट मारेगा तुमको, मतलब पेनल्टी पड़ेगा तुमको। फिर बोला है सबमिशन ऑफ वेरियस फॉर्म्स बेस्ड ऑन सर्टन इवेंट्स। मतलब क्या होता है, बेस्ड ऑन सर्टन इवेंट्स। ऑथराइजेशन लेना है अलग फॉर्म होता है, इंटीमेशन खाली करना है तो अलग फॉर्म होता है, अप्रूवल लेना है तो अलग फॉर्म होता है, समझ रहा है। तो हर एक चीज के लिए अलग अलग फॉर्म्स होंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा इवेंट है, उस इवेंट के मुताबिक टाइम टू टाइम उसका रिस्पेक्टिव फॉर्म भर के दिया कि नहीं दिया। अच्छा दे दिया, शाबाश, नहीं दिया, कई को नहीं दिया, अब दो। तो ये भी तुम्हारा एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हो गया, है कि नहीं। फिर एनुअल फाइलिंग्स एंड एनुअल रिटर्न्स, जो तुमको कंपलसरी हर कंपनी को भरना पड़ता है कि नहीं। एनुअल रिटर्न्स, एनुअल रिपोर्ट्स, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो कंपलसरी तुमको भरना पड़ेगा। ये भी एक कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है। अगर नहीं भरा तो कंपनीज एक्ट का उल्लंघन, कॉन्ट्रावेंशन माना जाता है, पेनल्टी मारा जाता है कंपनीज एक्ट के अंदर, बरोबर। तो ये हो गए तुम्हारे कुछ एकदम मामूली से एग्जाम्पल, जिसको मैं ये बोलता हूं कि ये चार चीज अगर तुमने किया तो मैं ये बोल सकता हूं कि तुम जो है अपना रेगुलेटरी कंप्लायंसेस टाइम टू टाइम कर रहा है, बस उतना। क्लियर है इतना, पक्का, ठीक है, ओके। फेलियर टू डू द कंप्लायंसेस एज गिवन अबव मे अट्रैक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलेटरी एक्शंस। यही तो चैप्टर का नाम है, टंग टंग टडंग, रेगुलेटरी एक्शंस। क्या बोला, अगर तुमने रेगुलेटरी कंप्लायंसेस नहीं किया तो तुम्हारे खिलाफ
जो भी एक्शन लिया जाएगा उस रेगुलेटरी बॉडी के थ्रू, उस रेगुलेटरी बॉडी की ओर से, उसको कहा जाता है रेगुलेटरी एक्शंस। कंसेप्ट समझ में आया? पक्का श्योर? रेगुलेटरी एक्शन मे बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। जब मैं बोलता हूं कि वो रेगुलेटरी बॉडी जब तुम्हारे खिलाफ कोई रेगुलेटरी एक्शन लेता है, उसको कोई एक्शन लेता है, उसको रेगुलेटरी एक्शन बोला जाता है। उसमें क्या क्या कवर होता है देख, सर्च सीजर कवर होता है, केस फाइल कर सकता है तुम्हारे खिलाफ, लिटिगेशन, अरेस्ट कर सकता है, पेनल्टी लगा सकता है, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, पनिशमेंट दे सकता है, कॉल फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन और डिमांड कर सकता है, और इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास से मांग सकता है। इतना ही नहीं, अच्छा इतना ही है ओके, ये समझने के लिए यहां पे कीवर्ड देके रखा है स्लैप आईपीसी, स्लैप आईपीसी। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्लैप आईपीसी को पढ़ लो। इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, 3 आई है, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, मैंने साथ में कर दिया। सो यस, दिस आर द रेगुलेटरी एक्शंस दैट कैन बी। अब देख, फेमा हुआ तो भी ये हो सकता है, सेबी हुआ तो भी ये हो सकता है, कंपनीज एक्ट हुआ तो भी ये हो सकता है, फैक्ट्रीज एक्ट हुआ तो भी ये हो सकता है। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी हुआ तो भी यही हो सकता है। तो ऑलरेडी मैं तुमको स्टार्टिंग वाले इतनी सारी बार ये बात बताने वाला हूं कि बाय द एंड इनकम टैक्स एंड जीएसटी वाला पार्ट पढ़ते टाइम तुम इसको खुद ही रीड कर पाओगे। क्लियर एकदम? पक्का? चल।